नमस्ते मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। आज मैं कौटिल्य द्वितीय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम संविधान के लेक्चर नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। और हम पिछले वीडियो में संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम पढ़ चुके पहला चरण। आज हम दूसरा चरण पढ़ेंगे। इसमें पहला जो चरण था उसमें 1773 से 1858 तक और 1858 से लगाकर 1947 तक दूसरा चरण। तो दूसरे चरण के अंतर्गत हम जो 1858 से 1947 तक है इसे ताज का शासन भी कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि 1857 की क्रांति हुई थी और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है और इसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से शुरू हुआ था। जिसके कारण से क्या हुआ था कि यहाँ पर जो कंपनी का शासन था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया उस समय महारानी थी, जिसके कारण से ये भारत का शासन उनके अधीन हो गया था। इसीलिए इसे शासन को बोलते हैं ताज का शासन। और ताज का शासन के अंतर्गत राजा या रानी दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो उनका जो ताज का शासन होता है वो वंशानुगत होता है। तो ये जो शासन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हमारी, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, 1858 का कानून एक्ट पढ़ेंगे और इसे सुधार कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे बहुत कुछ प्रशासनिक सुधार की शुरुआत हुई थी। तो इसमें सबसे पहले जो सुधार हुआ था वो क्या हुआ था, भारत का जो शासन कंपनी के अधीन था पहले और उसे समाप्त करके उन्हें क्या राजशाही के अधीन कर दिया गया। और राजशाही के अधीन करने के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था उसे बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और भारत का पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग बने। और यहीं पर दूसरा जो काम हुआ इस एक्ट के माध्यम से द्वैत शासन का अंत। तो जो कंपनी का शासन चल रहा था वो दो निकायों के माध्यम से चल रहा था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल। तो जो निदेशक मंडल था वह कंपनी के वाणिज्यिक कार्य को देखता था और जो पर राजनीतिक कार्य को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो दोनों का जो शासन व्यवस्था थी 1858 के कानून के द्वारा उसे हटा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। और जो उसके स्थान पर भारत में शासन चलाने के लिए क्या कर दिया गया, भारत सचिव की नियुक्ति कर दी गई और उनकी सहायता करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष भारत का सचिव होता था, राज्य सचिव। और यह भारत के जितने भी प्रशासनिक कार्य की देखरेख, उसका नियंत्रण, उसका नियमन करने का काम करते थे। तो इस एक्ट के द्वारा ही भारत में शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था में सुधार की शुरुआत हुई। अब आता है 1861, जब ये भारत शासन के जो परिषद बने सदस्य, उनके द्वारा फिर क्या करने लगे, कानून बनाने लगे। उसी कारण से अगले जो अधिनियम बने उन्हें भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना गया। तो 1861, 1892 और 1909 इन अधिनियमों को क्या कहा जाता है, भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो यह है कि 1861 के अंतर्गत ही क्या निम्नलिखित प्रावधान किए गए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, जो केंद्र की जो कार्यकारी विधान परिषद थी, उसमें क्या करे, क्योंकि भारत में शासन राजशाही के द्वारा अकेले के द्वारा संभव नहीं था,
तो उसके कारण से क्या हुआ, उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई। पहले भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। तो पहली बात तो इसमें यह हुई कि भारतीयों को शासन प्रशासन जो विधान बनाने की जो परिषद थी उसमें शामिल किया गया। और इसके साथ साथ जो बम्बई और मद्रास, जिसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास की जो शक्तियां थी, विधायी शक्तियां, उन्हें क्या कर दिया गया था, छीन ली गई थी। तो इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, उन्हें वापस पुनः दे दी गई। और वापस पुनः देने के कारण से उनको भी अधिकार मिल गया कि वह अपने क्षेत्र के लिए वह स्वयं कानून बनाए और उसके अधीन चले। और उसी पर अमल करते हुए 1937 में संपूर्ण राज्यों को आंतरिक स्वायत्त का अधिकार मिला, जो इसी एक्ट का परिणाम था। और इसके साथ साथ जो वायसराय था, उसकी जो आधिकारिक शक्ति थी उनमें बढ़ोतरी कर दी गई। और अध्यादेश को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी कानून, जब विधान परिषद की बैठक नहीं होती है, ऐसी स्थिति में वह अपना अधिकार का प्रयोग करके वह अध्यादेश जारी करते थे और उनका प्रभाव 6 महीने तक रहता था। और 6 महीने के अंदर जैसे ही उसका अनुमोदन हो जाता है सदन से, तो उसे एक्ट का रूप दिया जाता था। और यही व्यवस्था आज भी चल रही है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और 213 राज्यों के जो राज्यपाल है उन्हें भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब सदन के, दोनों सदन है, संसद के या राज्य के विधानमंडल के, जब उनमें सत्र नहीं चल रहे हो, तो जब अत्यधिक आवश्यकता होती है कानून बनाने की, तो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो इस कारण से जो 1861 का भारत शासन जो परिषद अधिनियम है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और यह बात है कि इन्हीं एक्टों के माध्यम से हमारे संविधान की पृष्ठभूमि तैयार हुई है। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसके ऊपर। अब अगला अधिनियम आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। और इस अधिनियम में क्या किया गया कि इसके अंतर्गत जो गैर सरकारी सदस्य है उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई। और उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका उस समय थी, उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य बनाया गया। जैसे वर्तमान में संविधान में जो कार्यपालिका के मंत्री हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रकार से। तो वर्तमान में जिस प्रकार से बहस होती है संसद में, उसका यहाँ पर क्या हुआ, आगे विकास हुआ। और इस सेक्टर में और बजट पर विकास और गैर सरकारी सदस्यों का बढ़ोतरी, और जो केंद्र विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, इसमें जो बहुमत था सदन में, वह सरकारी सदस्यों का रहता था बहुमत। और जो राज्य थे, राज्यों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रहता था। तो इस प्रकार से इस सेक्टर में ये बात सामने आई। और धीरे धीरे क्या, राज्यों को स्वायत्तता देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी यहीं से हुई, अधिक से अधिक, कि अब राज्यों को बिना शामिल करे हम प्रशासन नहीं चला सकते हैं करके। अब अगला एक्ट आता है 1909 का एक्ट।
1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जो मार्लो था वो भारत का राज्य सचिव था, जो 1858 का जो अधिनियम था उसके तहत उसका प्रावधान किया गया था। और जो मिंटो था वो भारत का वायसराय था। उनके द्वारा क्या किया गया, एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया 1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम। इसमें क्या किया गया कि जो गैर सरकारी सदस्य है उनकी संख्या और बढ़ोतरी कर दी गई। संख्या जो केंद्र है वहां पर 16 थी पहले, तो उसको बढ़ाकर 60 मेंबर की कर दी। और राज्यों में तो अलग अलग राज्यों में यह व्यवस्था अलग अलग थी। जो राज्यों की व्यवस्था थी वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था थी, मतलब असमानता थी। और इसी एक्ट में एक और काम हुआ जो यह है कि इसी एक्ट के द्वारा ही जो मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन पृथक निर्वाचन मंडल या पृथक निर्वाचन की पद्धति को ग्रहण किया। और यह ऐसी पद्धति थी जिनके माध्यम से जो मुस्लिम के नेता का चुनाव उन्हीं के समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता था। तो इसीलिए जो मार्लो और मिंटो है उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से फिर भारत की जो एकता थी सभी धर्मों के लोगों के बीच, यहाँ से फिर धीरे धीरे क्या इन एक्टों के माध्यम से अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग दर्जा देने की प्रक्रिया शुरुआत हुई। तो इसी कारण से दो कम्युनिटी के बीच संघर्ष की लहर की शुरुआत हुई। और इसी एक्ट के तहत ही क्या हुआ कि जो सिविल सेवा है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसमें केंद्र स्तर पर नियुक्ति करने के लिए एक अलग से आयोग बनाया, संघ लोक सेवा आयोग, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया, जिसका मुख्य कार्य क्या था कि जो भी सिविल सेवकों की भर्ती की जाती थी उसके लिए अलग से निकाय बना दे ताकि वही उस कार्य को संचालित करे। और इसी एक्ट के द्वारा एक विधि आयोग का गठन किया गया था जो प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जो राजशाही द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है उसकी समीक्षा करना कहते हैं। और वो आगे जाकर वो जो सब जब 1927 में आते हैं तो उन्हें साइमन कमीशन का नाम दिया जाता है। वो संविधान की समीक्षा के लिए आता है। और इसी एक्ट के द्वारा ही उच्चायुक्त कार्यालय का भी गठन किया गया। ब्रिटेन में जो प्रशासनिक अधिकार थे वो राज्य सचिव से हटाकर किस में कर दिया गया, जो उच्चायुक्त कार्यालय लंदन में खोला गया था, उच्चायुक्त कार्यालय, इनको शक्ति प्रदान की गई भारत के राज्य सचिव की। और धीरे धीरे सचिव का पद भी क्या होने लग गया, मतलब उसकी शक्तियां भी कम होने लग गई थी। और इसी के तहत जो रेलवे बजट है इनको आम बजट से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था, एक समिति बना के उसको अलग कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ये एक्ट था। सॉरी ये है ना, ये अगले वाले एक्ट में ये 2 प्रावधान थे इसके अंतर्गत जो किया गया था, 2 ही है। सॉरी बहुत सॉरी। मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, इसी के तहत वो विधि आयोग का गठन किया गया था, साइमन कमीशन के नाम से जिन्हें बाद में जाना जाता है। और इसी एक्ट के द्वारा भी सांप्रदायिक जो मत पद्धति थी, दायिक चुनाव प्रणाली,
चुनाव प्रणाली। जो 1909 का एक्ट था उसमें केवल मुस्लिमों को दिया गया था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा सिखों को, ईसाई को, आंग्लेजियनों को, जमींदार को, जो विश्वविद्यालय है उनको भी दिया गया था। और इसी के साथ जो यूपीसी का गठन किया गया था वो इसी एक्ट के तहत किया गया था। और विधि आयोग का भी गठन इसी के तहत किया गया था, जो बाद में साइमन कमीशन के नाम से। फिर उच्चायुक्त का गठन, और मतदान का अधिकार उन्हें दिया जाता था जो जिसके पास क्या होता था, वो कर भरता हो, टैक्स, और जो शिक्षित या क्या होना चाहिए, शिक्षा अच्छी होना चाहिए उसकी, और संपत्ति होना चाहिए उसके पास। वही लोग क्या कर सकते थे, इसमें वोट डाल सकते थे, उन्हें अधिकार दिया गया। फिर बाद में, और इसका एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में उत्तरदायी सरकार का लाना। और फिर आता है 1927 में साइमन कमीशन। तो 1919 के एक्ट के तहत ही साइमन आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसी कारण से इसका आयोग का नाम क्या पड़ा है, सर जॉन साइमन आयोग। और साइमन आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के जितने भी क्षेत्रों पर राजशाही का शासन चल रहा था उसमें शासन की समीक्षा करना। और इस आयोग का बहुत ही विरोध हुआ भारत में भी, और क्योंकि इसके एक जो 7 सदस्य थे, सातों के सातों सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, जिसके कारण से क्या हुआ, उसका विरोध हुआ। और विरोध के बाद जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है, वो लाला लाजपत राय, उनको लाठीचार्ज जो हुआ था लाहौर में, तो उनकी डेथ हो गई थी। अब इस आयोग के द्वारा क्या कहा गया कि सांप्रदायिक प्रणाली तो जारी रखो, सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखो बोला गया। और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो, भारतीय संघ की। और इसी एक्ट के तहत जो मताधिकार है वो प्रत्यक्ष रूप से भी आंशिक रूप से शुरुआत करी जाए करके कहा गया था। तो ये साइमन आयोग था। उन्होंने कब 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, और इसी 30 वाली रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हुए, और तीनों जो सम्मेलन हुए, गोलमेज सम्मेलन, उनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया। और फिर बाद में इसके ऊपर व्यापक चर्चा करने के बाद उसको एक संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया कि उस पर और विचार किया जाए करके भेज दिया गया। और फिर 1934 में श्वेत पत्र जो बना था उसके ऊपर क्या हुआ, वोटिंग हुई। वोटिंग होने के बाद क्या हुआ, 1935 में भारत में उसे लागू कर दिया गया। और 1935 का उसे भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। तो उसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। तो 1931 के एक्ट में भी जो बातें थी वो इस एक्ट के जैसे ही थी। 1935 का भारत शासन अधिनियम या एक्ट। तो इसमें क्या, सबसे पहली बात तो इसमें भी यही बोली गई कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो,
और राज्यों को स्वायत्तता हो अधिक से अधिक, ताकि वो अपने खुद राज्यों में स्वायत्तता, शक्तियों का विभाजन किया गया, केंद्र और राज्य सूची और एक समवर्ती सूची बनाई गई, शक्ति विभाजन। तो इसमें भी क्या, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत टोटल 59 विषय थे, जिसके अंतर्गत जो केंद्र की जो विधान परिषद थी वो कानून बना सकती थी, और राज्य में बोले तो 54, और जो समवर्ती सूची है इसमें 36 विषय थे, और वह उस पर क्या कर सकते थे, कानून बना सकते थे। और एक और सूची आती जो तीनों सूची में नहीं आती हो, उसको बोलते हैं क्या, अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति उसे किसको सौंप दिया गया था, उस समय वायसराय को दिया गया था, राय को दिया गया था। और इसी एक्ट के तहत जो राज्यों में सिविल पदों की भर्ती के लिए यूपीएससी का तो गठन कर दिया गया था 1919 के एक्ट के तहत, लेकिन जो राज्य है उनके लिए भी स्टेट पीएससी का गठन किया गया था, अलग से किया गया था। और इसी एक्ट के तहत जो हमारा केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसके गठन की बात भी कही गई थी। और यहीं से क्या हुआ, भारत में जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चली। अब ऐसे करते करते 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और 1946 में कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या हुआ, एक तो आसाम कहाँ गया है नहीं क्या? माउंटबेटन यो भारत में वायसराय बन के आए थे, और माउंटबेटन ही क्या हुआ था कि ये समय तक आते आते 1940 से पाकिस्तान की मांग भी तेज होने लग गई थी। इसके कारण से जो क्रिप्स मिशन था वो भी असफल हो गया था, कैबिनेट मिशन भी असफल होने की कगार पर था। लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उसे स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर लेने के कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर संविधान सभा का गठन हो गया। और संविधान सभा का गठन होने के बाद क्या हुआ, चुनाव हुए, तो चुनाव में मुस्लिम लीग को पर्याप्त मात्रा में बहुमत नहीं मिला, और नहीं मिलने के कारण से और उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो बाद में क्या हुआ, लॉर्ड क्लाइमेट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 20 फरवरी 1947 को उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत को जल्द ही उत्तरदायी सरकार सौंप दी जाएगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए कब 3 जून से पहले पहले दे दी जाएगी कहा गया। तो एक एक्ट बनाया गया उनके द्वारा, और एक्ट में क्या बातें बोली गई, उसे क्या कहते हैं, उस एक्ट को भारत 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और उसी अधिनियम के साथ ही भारत का क्या हो गया, विभाजन। और विभाजन होने के बाद 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बने, जो किसी भी नियंत्रण से परे थे। और उस समय भारत राष्ट्रमंडल देश का सदस्य रहा, लेकिन उसमें भी साफ साफ लिखा गया कि वो कभी भी उससे अलग हो सकता है, और वो बाद में यूएनओ के सदस्य भी बना। और इसी एक्ट के तहत जो भारत में वायसराय का पद चला 1858 से, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर क्या कर लाया गया, वापस गवर्नर जनरल का पद। और वो गवर्नर जनरल जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, उसके द्वारा जो सिफारिश की गई, उस सिफारिश के बाद जो ब्रिटिश राजशाही था सम्राट, वह उसकी नियुक्ति करा था।
और बाद में जो राज्य सचिव का पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया, और जो रियासतों को अधिकार दिया गया इस एक्ट के तहत कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाए या फिर स्वतंत्र रहे या फिर पाकिस्तान में चले जाए। तो ये अधिकार भी इसी एक्ट के द्वारा दिया गया। और इस प्रकार से भारत में क्या हुआ, संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निर्मित हुई, जिन्हें हम 2 चरणों में पढ़े। और बाद में अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो संविधान सभा है वो कब गठित हुई, वो कब से उन्होंने संविधान का निर्माण कार्य शुरू किया, उसमें किस प्रकार से उसमें चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद उसमें कौन कौन सी समितियां बनी, और उन समितियों ने कौन कौन से काम किया, और काम करने के बाद जो संविधान का जो प्रारूप है वो कब पेश किया गया, और पेश करने के बाद उसमें कब कब संशोधन करने की मांग उठी, फिर उसका अंतिम प्रारूप पेश किया गया, और फिर बाद में 26 जनवरी 1949 को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत किया गया। और बाद में हम ये पढ़ेंगे कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।